नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आत्मनिर्भर क्लासेस ने आप सभी को घर बैठे 10वीं का पूरा कोर्स 25 दिन में कराने का जिम्मा उठाया है। आप सभी उसमें बखूबी साथ निभा रहे हैं। इसके लिए सभी दोस्तों को सबसे पहले आत्मनिर्भर क्लासेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हम लोगों से जुड़े रहिए दोस्तों। आगे भी हम इसी प्रकार से आपको जो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं वो भी आगे भी कराते रहेंगे। इसी कड़ी में दोस्तों आज हम प्रश्नावली 15 जो कि हमारी व्रत से संबंधित है, यहाँ से आपके 3 नंबर का एक प्रश्न और 1 नंबर का एक प्रश्न, यानी कि 4 नंबर की हमारी ये पूरी प्रश्नावली बनती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि हमें प्रश्न कैसे करना है, तो आप आखिरी तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। इस प्रश्नावली से आपका 4 में से 4 नंबर आने का मेरी जिम्मेदारी है कि 4 में से 4 नंबर आपके आएंगे। पर इस प्रश्नावली से संबंधित कॉन्सेप्ट जो है आपको कि कैसे प्रश्न आता है और कैसे हल करना है, तो पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझिए और हम एक एक चीज को समझ के फिर उसके जो 5 साल में हमारे क्वेश्चन आए उन प्रश्नों को भी करेंगे और मैं आपको 5 साल के संबंधित प्रश्न भी बताऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कराऊंगा। तो आखिरी तक बने रहिए और जल्दी से अभी तक अगर आपने अपने सभी दोस्तों को नहीं बताया है कि आत्मनिर्भर क्लासेस घर बैठे ये सुविधा दे रही है बच्चों को कि वो 25 दिन में मात्र अपना मैथ्स का सिलेबस पूरा कर सकते हैं और अपना एग्जाम जो 30 जून को होने वाला है उसे पूरा कर सकते हैं, तो जल्दी से उन लोगों तक शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए अगर अच्छा पसंद आ रहा है। दोस्तों हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी कराइए। ठीक है दोस्तों, तो हम पूरा इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे एक एक चीज का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा व्रत। तो आप सभी जानते हैं व्रत ये होता है हमारा व्रत का केंद्र। तो दोस्तों व्रत शब्द आते से आपके दिमाग में गोला बन जाता है, ठीक है दोस्तों, और नहीं बनता है तो आप इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि व्रत शब्द जैसे आया तो हमें दिमाग में इस प्रकार से गोला बनाना है। इस गोले में हमें एक केंद्र बनाना है, एक बिंदु बनाना है और इस बिंदु को हम बोलते हैं व्रत का केंद्र। क्या बोलते हैं? व्रत का केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो इस व्रत के केंद्र से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, तो ये बहुत सारे बिंदु मिलकर यानी कि व्रत के केंद्र से स्थित निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ यानी कि बहुत सारे बिंदु मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं? व्रत की परिधि का। तो ये जो हमारी बाहर वाली भाग होती है इसे हम बोलते हैं व्रत की परिधि। क्या बोलते हैं इसे? व्रत की परिधि। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि जब हम इस व्रत के केंद्र से होते हुए परिधि तक एक लाइन खींचे, एक रेखा खींचे, तो ये हमारी कहलाती है व्रत की त्रिज्या, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं आर से। रेडियस आर से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम इस त्रिज्या को ये आगे बढ़ा दें और इसको अगर हम पूरा यहां से लेके यहां तक भी मिला दें तो ये पूरी हमारी हो जाती है व्रत का व्यास। तो एक एक चीजों को हम समझेंगे कि आप जानते हैं व्रत का केंद्र, व्रत की परिधि, व्रत की त्रिज्या, व्रत का व्यास और आगे भी मैं एक एक चीज आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हमने क्या समझा? व्रत की त्रिज्या जो होती है हमारे पास आर, रेडियस इसे बोलते हैं इसलिए हम इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। दूसरी चीज हमने समझी व्रत की परिधि। व्रत की परिधि जो होती है दोस्तों ये होती है हमारे पास 2 पाई आर, यानी कि जो हमारा व्रत होता है इस व्रत के बाह्य जो भाग होता है, ये जो बाह्य भाग होता है ये हमारे 2r जो इसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ व्यास। व्रत का व्यास जो होता है हमारा इसे हम प्रदर्शित करते हैं d से, जो कि हो जाता है 2 × r। यानी कि अगर हम इसको यहां तक बढ़ा दें यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी कि ऐसी रेखा जो व्रत की परिधि को दोनों तरफ छुए और व्रत के केंद्र से होकर गुजरे वो हमारा कहलाता है व्रत का व्यास। व्रत का व्यास। इसे हम प्रदर्शित करते हैं d से, जो कि हमारे दो त्रिज्याओं के, यहां से यहां तक की एक त्रिज्या और यहां से यहां तक की एक त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के बराबर होता है। तो व्रत का व्यास क्या होता है दोस्तों? d बराबर 2r। आपको याद रखना है, हमारा प्रश्न बनता है कि व्रत का व्यास ज्ञात कीजिए, त्रिज्या दी जाती है तो आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं व्रत की परिधि। तो हमारी व्रत की जो परिधि होती है तो 2r यानी कि व्रत के व्यास
और साथ में हमारे पाई, इनके गुणनफल के बराबर होती है, यानी पाई इंटू 2r, यानी कि 2 पाई r हम इसे बोलते हैं साधारण भाषा में। तो हमारी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हुआ दोस्तों, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। उसके बाद हम बात करेंगे, यहीं से हमारा एक और सूत्र बन जाता है, परिधि बराबर पाई इंटू 2r होता है दोस्तों। ये 2r हमारा क्या है, वृत्त के व्यास के बराबर। अगर हम इसे इधर लाएं, इसे यहां हम इधर विस्थापित करूं तो ये हो जाता है हमारा व्यास, जो कि पाई बराबर हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, पाई बराबर हो जाएगा हमारा, पाई बराबर परिधि बटे व्यास, जो कि आपके है नहीं वैसे, पर समझने वाली कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है, हमें व्यास दिया हो या पाई का मान दिया हो, तो हम इस तरीके से भी परिधि निकाल सकते हैं, व्यास निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस चीज को भी हमें याद रहनी चाहिए। ये एक नई चीज है, आपको नॉर्मली बताई नहीं जाती है, बाकी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों त्रिज्या आपको समझ में आई, व्यास आपको समझ में आया, परिधि आपको समझ में आई। अब हमारा चौथी बात आती है कि क्षेत्रफल। तो जैसे ही वृत्त की बात आती है और वृत्त के क्षेत्रफल की बात आती है, तो आपके दिमाग में ये पूरा एरिया आना चाहिए, जो मैंने ये पूरा भाग छायांकित किया है। यानी कि इस पूरे भाग को अगर हम देखें, तो इस पूरे भाग को मिलाकर हम बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। यदि आपको किसी को पाई का मान याद नहीं है, तो सबको याद होगा दोस्तों 3.14 या 22/7 हम पाई का मान लेते हैं, आप सभी को पता होगा अच्छी तरीके से। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरे क्षेत्रफल की आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो पाई आर स्क्वायर सूत्र याद आना चाहिए, साथ में उसके पूरे के पूरा क्षेत्रफल हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता है। जैसे मैं बोलूं अगर शेर, तो आपके दिमाग में एक शेर आ जाता है, मैं बोलूं चीता तो चीता आ जाता है, हाथी तो हाथी आ जाता है। उसी प्रकार से हमारे दिमाग में इन चीजों की एक एक की जो छवि है वो बन जानी चाहिए, एक एक संरचना बन जानी चाहिए, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो सवाल जब आएगा तो हम अच्छी तरीके से उसे हल कर सकेंगे। बहुत सरल सवाल आता है दोस्तों, यहाँ से आप बने रहे, एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, एक एक सूत्र को देखेंगे कैसे सवाल आता है, कैसे हल करना है, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो हम आगे बात करते हैं। उसके बाद में ये तो हमारी बात हो गई वृत्त के क्षेत्रफल का। अब दोस्तों ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। यदि इसी केंद्र को लेते हुए मैं एक और वृत्त घेर सकता हूं, तो आप कहोगे हाँ घेर सकते हो, इससे एक केंद्र से एक वृत्त, इसी को केंद्र मानकर हमने एक और वृत्त घेर दिया, हो गए। तो यहां से अगर हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r2, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं r1। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या मानी मैंने, r1, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या मैंने मानी है r2। अब इन वृत्तों को क्या बोलेंगे, तो इन्हें बोलेंगे हम, एक ही केंद्र के वृत्त है तो इन्हें सकेंद्रीय वृत्त। जो वृत्त एक ही केंद्र के हो उन्हें बोले जाते हैं सकेंद्रीय वृत्त। जो एक ही केंद्र से मिलकर बने हो उन्हें हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो दोस्तों आपके यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, आपके सन 2000 शायद 15-16 में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आया है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच के अपन को इस प्रकार से जो वृत्त है उसको दे दिया जाता है, और हमसे ये जो मैं छायांकित भाग कर रहा हूँ, इस छायांकित भाग का आपसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना है और हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप जब पार्क में जाएंगे दोस्तों, तो पार्क में आपने देखा होगा इस प्रकार से गोल पार्क अगर रहता है, तो गोल पार्क में इस प्रकार से बीच में गोला रहता है, और यहां से चारों तरफ चलने के लिए हमें जो रहती है वो पट्टी बनाई जाती है। तो इस प्रकार प्रश्न जो आता है वो इस प्रकार से भी आ सकता है कि एक पार्क है, उस पार्क सकेंद्रीय पार्क है, वहां आपको इस शब्द का अर्थ याद रखना है कि एक सकेंद्रीय पार्क है जिसकी त्रिज्या आपको दे दी जाएगी, यानी कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या भी दे दी जाएगी और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या भी दे दी जाएगी। तो अपन को इसका सूत्र याद रखना है, और कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वृत्त से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वृत्त से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बड़े वाले वृत्त के भाग में क्षेत्रफल के में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें अगर हम, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारी, पाई आर 1 स्क्वायर माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर। यानी कि अगर हम बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो हमारे पास जो क्षेत्रफल बचता है पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। तो अगर आपने इस पूरे में से ये अंदर वाला भाग घटा दिया तो आपके पास जो मैंने ये छायांकित भाग किया है इसका क्षेत्रफल बच जाता है। और यही हमारा प्रश्न आता है। प्रश्न इस प्रकार से आता है, हमें ये दे दिया जाता है कि एक सकेंद्रीय वृत्त या पार्क की जो r1 है वो 3 सेंटीमीटर है और एक r2 जो है या 5 सेंटीमीटर, या r1 में ज्यादा मान रहा हूं तो 5 है और r2 आपकी 3 है। तो आप उसके जो परिबद्ध भाग है, यानी कि इस भाग को जो ये छायांकित भाग है इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, परिबद्ध भाग। तो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपका सन 2016-17 में भी या 15-16 में एक 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, मैं भी आपको कराऊंगा दोस्तों। तो आप बने रहिए आखिरी तक वीडियो तक, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, यहां से अगर हम पाई कॉमन ले लेते हैं तो यहां हमारा अंदर बचता है r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको यहां लिख देता हूं, पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेते हैं तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। उसके बाद अगली बात करते हैं हम, वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित हमारी बात हो गई यहां पर। अब बात आती है दोस्तों कि ये वृत्त है, इस वृत्त का ये क्या है, केंद्र है। ये वृत्त की क्या है, एक त्रिज्या, और ये एक और वृत्त की एक और त्रिज्या। यदि अगर हम वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र की बात करें, यदि हम वृत्त के संबंधित दो त्रिज्या ले लें, एक त्रिज्या यह हो गई और एक त्रिज्या ये, और इसके अंदर की बात करें तो इस भाग को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इस भाग को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। यानी कि त्रिज्या से मिलकर बना हुआ भाग या खंड क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। के दो त्रिज्याओं से मिलकर बना भाग या खंड हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। और हमारे पूरी प्रश्नावली एक त्रिज्यखंड पे है, और यहीं से हमारा 100% सवाल या तो जो आता है यहां से आता है 3 नंबर का परिबद्ध भाग के क्षेत्रफल से, त्रिज्यखंड से, या एक और होता है वृत्तखंड, उसे भी हम समझेंगे। तो वृत्तखंड से हमारा सवाल आता है। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, तो त्रिज्यखंड मैंने आपको बताया कि दो त्रिज्याओं से मिलकर बना या परिबद्ध या घिरा हुआ भाग हमारा क्या कहलाता है, वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद आता है हमारा अगला एक और, वृत्त का चाप। वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, जो हमारी वृत्त के चाप की लंबाई होती है वो क्या होती है हमारी, तो देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से वृत्त है, और ये अगर हम इसको जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है, यानी कि हम अगर इसमें से एक वृत्त की परिधि में से एक भाग को ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एक भाग ले लिया हमने, तो यही हमारी क्या कहलाती है, इसकी वृत्त की, यहाँ से यहाँ तक का हमने एक भाग ले लिया तो यही हमारा क्या कहलाता है, वृत्त का चाप। दोस्तों मैं इंक डालता हूँ, आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, मैं इसमें इंक डालता हूँ इसमें। हाँ तो दोस्तों हमने देखा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हाँ तो वृत्त के चाप की लंबाई हम देख रहे थे कि वृत्त की चाप की लंबाई जो होती है हमारी उसे हम प्रदर्शित करते हैं एल से। तो मैंने आपको बताया कि वृत्त के चाप की लंबाई जो यहां से लेकर अगर हम वृत्त के किसी परिधि के किसी एक भाग की बात करें, दो बिंदुओं के बीच की बात करें, तो यही हमारी क्या कहलाती है, चाप की लंबाई कहलाती है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं एल से, और ये होती है हमारी पाई आर थीटा बटे 180। ठीक है दोस्तों, तो चाप की लंबाई भी हमारी क्या होती है, पाई आर थीटा बटे 180। अगला सूत्र हमारा आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जबकि चाप की लंबाई दी हो।
जब दोस्तों आपको हमें चाप की लंबाई याद करनी हो, कब? जबकि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना हो। यदि हमें किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना हो और हमें उन दोनों के बीच का थीटा कोण ना दिया हो, और थीटा कोण ना देकर हमें क्या दे दिया जाए, एक तो त्रिज्या दे दी जाए और चाप की लंबाई एल दे दी जाए, तो उस कंडीशन में आप त्रिज्यखंड का जो ये बड़ा वाला सूत्र है हमारा, ये ना लगाकर एक शॉर्ट सूत्र 1/2 एल इंटू आर, एल क्या है हमारी चाप की लंबाई और आर क्या है वृत्त की त्रिज्या, तो ये भी आप लगा सकते हैं 1/2 एल इंटू आर। तो ये हुई हमारी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जबकि हमें क्या दिया हो, चाप की लंबाई दी हो। अगली हमारी जो बात आती है, अब हमारा इसमें एक और सूत्र बचा है दोस्तों, 8वां नंबर का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए वृत्तखंड यानी कि अगर हम वृत्त को एक परिधि के माध्यम वृत्त की एक जीवा के द्वारा अगर हम वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में, या एक भाग बड़ा एक भाग छोटा, अगर हम वृत्त को बांट देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, वृत्तखंड। जैसे कि यहाँ पर मैंने, ये हमारा केंद्र है, ये पूरी हमारी वृत्त की परिधि है, मैंने एक जीवा के द्वारा यानी कि वृत्त में जो जीवा किसे कहते हैं, तो वह रेखा जो कि केंद्र से ना गुजरे उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। तो जीवा के द्वारा वृत्त को दो बराबर भागों में या दो, एक छोटा भाग एक बड़े भाग में बांट दिया जाता है, उन भागों को हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। जैसे कि यहाँ पर जो ये भाग है ये हो जाता है हमारा लघु वृत्तखंड और ये हो जाता है हमारा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ यानी बड़ा वृत्तखंड और एक लघु यानी छोटा वृत्तखंड। तो इसका आप समझ गए होंगे कि ये वाला भाग जो बनता है हमारा एक, तो ये लघु वाला छोटा वाला भाग, या नीचे वाला भाग है बड़ा वाला भाग। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, हमें एक तो उसका जो त्रिज्या दे दी जाएगी वृत्त की और साथ में उसका हमें थीटा यानी कि कोण दे दिया जाएगा, तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा होता है सूत्र वृत्तखंड का। अब एक एक चीज देखिए दोस्तों, आप सारे 8 सूत्र हैं, इन 8 ही सूत्र को जल्दी से उतारिए और एक एक सूत्र से संबंधित हम जो प्रश्न बनते हैं कैसे बनते हैं, तो एक एक को हम अच्छी तरीके से डिफाइन करते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। हाँ तो दोस्तों आपने सूत्र सभी नोट किए होंगे, इसके साथ में जो कुछ बिंदु होते हैं इंपॉर्टेंट वो भी आप देखिए। जैसे कि हमारा एक पहिया होता है हमारा, जैसे कि किसी भी गाड़ी का पहिया हो गया, साइकिल का पहिया हो गया, कोई भी पहिया हुआ, तो उस पहिए के द्वारा जो एक बार में घूमा जाता है, यानी कि ये पहिया है हमारा और यहाँ से ये घूमना स्टार्ट करता है और ये यहाँ से वापस यहाँ तक आ जाता है, तो पहिया भी हमारा किसके आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो पहिए के द्वारा जो घूमने में तय की गई दूरी होती है, एक बार घूमने में यहां से अगर ये स्टार्ट करता है और वापस नहीं आता है, एक बार घूमने में जो तय की दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन अटेंड होता है, आता है। इसके अलावा दूसरी बात, जो पहिए द्वारा एक चक्कर हुआ, एक बार में एक चक्कर, दो बार में दो चक्कर, तीन बार में तीन चक्कर, तो हमारा यहाँ से एक प्रश्न आता है दोस्तों कि पहिए द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि एक साइकिल के द्वारा आपसे बोल दिया जाएगा कि 3 किलोमीटर चलती है और उसकी आप दूरी ज्ञात कीजिए या चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए कि पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए गए हैं। तो आपको दूरी दे दी जाएगी, आपको चक्करों की संख्या दे दी जाएगी, या चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें उसकी क्या ज्ञात होनी चाहिए, सिर्फ हमें उसकी परिधि, अगर हमें त्रिज्या हमें याद है, तो हम त्रिज्या अगर मान लो इसकी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इससे हम परिधि ज्ञात कर सकते हैं 2 पाई आर, यानी कि 2 × 22/7 × 3, तो परिधि हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास अब इन दूरी या चक्करों की संख्या दो ही में से एक चीज दी होगी, तो हमें एक चीज को रखना है और मान रख के और एक चीज का मान निकालना है। कैसे वो आगे हम प्रश्न करेंगे, उसमें मैं आपको बखूबी समझाऊंगा। इसके बाद साथ में दोस्तों 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि हमारी घड़ी होती है, इस घड़ी में 2 सुई होती है, एक तो सुई होती है हमारी बड़ी वाली जो कि होती है हमारी मिनट की, और एक सुई होती है हमारी छोटी वाली जो कि घंटे की। तो जो हमारी बड़ी वाली मिनट की सुई होती है, इसके द्वारा 1 मिनट में जो कोण बनाया जाता है, वो कोण, जैसे ये घड़ी है, इसके द्वारा जो एक बड़ी वाली मिनट की सुई है, इस मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में जो यहाँ पर कोण बनाया जाता है मिलकर, वो पूरा कोण, यानी कि उसकी प्रारंभिक स्थिति
और ये वाली 1 मिनट के बाद की स्थिति। उस 1 मिनट में जो कोण बनाया जाता है वो बनाया जाता है 6 डिग्री का। यहां से आपका एक प्रश्न जरूर आता है, दो या 3 प्रश्न यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं, और 1 नंबर में भी शायद आपके पिछले एग्जाम में यहाँ से इस मिनट वाले या ये जो 2 पॉइंट है यहाँ से एक प्रश्न हमारा हल होता है। उसके बाद में घंटे की सुई जो होती है हमारी, यानी कि छोटी वाली जो सुई होती है, घड़ी में जो छोटी वाली सुई होती है, उसके द्वारा जो 1 मिनट में कोण बनाया जाता है वो कोण बनाया जाता है 1/2 डिग्री, यानी कि आधा डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो ही, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, यहाँ मिनट लिखा हुआ है, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कैसे आते हैं, आप सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा। तो जैसे दोस्तों आपको इन सवालों में 2 चीज याद रखनी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमें सिर्फ इस प्रश्न में एक तो त्रिज्या ढूंढनी है, यानी कि कैसे भी हमें त्रिज्या मिल जाए, और एक हमें थीटा यानी कि कोण दिख जाए। ये 2 चीज अगर आपको दे दी जाए, यानी कि अगर हमें आर दे दी, मान लो आर दे दी 3 सेंटीमीटर, और आपसे कहा वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो परिधि हम जानते हैं, वृत्त की परिधि होती है 2πr। इसमें हम डायरेक्ट 2 की जगह 2, पाई की जगह हम 22/7 और आर की जगह हम लिख देंगे 3, और इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें अगर दे दिया आर बराबर दे दिया हमें 5 सेंटीमीटर और बोल दिया वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको अगर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र याद है तो πr स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो आप डायरेक्ट पाई का मान लिखिए 22/7, आर होता है हमारा 5, फिर आर स्क्वायर यानी 5 × 5, इसको हल कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। इसी प्रकार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चाप, लंबाई और भी थीटा और चक्करों के द्वारा जो दूरी तय करनी है, परिधि ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये सारे के सारे सवाल जो 5 सालों में आए हैं वो हम करेंगे दोस्तों। इसी के साथ में जो एक प्रश्नावली में आपको कोई भी बड़ा सवाल है जो आने की संभावना है 2020 में, हम उन सवालों को भी देखेंगे इसके आने वाली वीडियो में दोस्तों। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से आत्मनिर्भर परिवार के सदस्य बने रहेंगे, और दोस्तों हमारी जो लिंक में फेसबुक आईडी है उस पर आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी है उसे आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सअप पर हमें प्रॉब्लम सेंड कीजिए। इसी प्रकार से आत्मनिर्भर क्लासेज जो घर बैठे आप सभी को सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है, तो इसमें आप लोगों का इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग सभी अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों तक ये बात पहुंचाएं कि हाँ भवानी मंडी या झालावाड़ क्षेत्र में भी एक ऐसी कोचिंग संस्थान चल रही है जो इस आपद की घड़ी में, इस कोरोना काल में भी बच्चों को घर बैठे अपने उनकी पढ़ाई वेस्ट ना, उनका समय व्यर्थ ना जाए, तो उनको शिक्षा उपलब्ध करा रहा है आत्मनिर्भर क्लासेज। तो दोस्तों इसमें हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, हम आपको निःशुल्क सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस अभियान में हमारा साथ दें और सभी को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें और सभी स्टूडेंट तक हमारी क्लासें पहुंचाएं, ताकि सभी का भला हो सके। दोस्तों हमें मिलकर इस लड़ाई को जीतना है दोस्तों, और आप घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, और इसी के साथ आत्मनिर्भर क्लासेस के साथ जुड़े रहें। आत्मनिर्भर क्लासेस आगे भी आपको, जब आप 10वीं के कोर्स से निमट जाते हैं तो उसके अलावा भी अगर आप कंपटीशन लेवल के एग्जाम है उन्हें फाइट करते हैं तो वहां भी हम आपको अच्छी क्लासें उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ में जो आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो आत्मनिर्भर क्लासेस 8th 9th 10th सभी की क्लासें चला रहा है दोस्तों। तो आप 8th 9th 10th सभी की क्लासें अपने छोटे भाई बहन हैं उन्हें भी घर पर पढ़ने के लिए तैयार कीजिए, उन्हें भी पढ़ाइए, और भी आपके जो मिलने जुलने वाले हैं उन्हें भी हमारी क्लासें पहुंचाइए, ताकि सभी को घर बैठे इन क्लासों का लाभ मिल सके ज्यादा से ज्यादा, और अपने क्षेत्र का नाम रोशन हो सके। इसलिए जल्दी से जल्दी इन चीजों को, क्लासों को शेयर कीजिए सभी तक। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।